तो भाई लोग, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो ओडीआई सीरीज है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ी है। क्योंकि पहला मैच अगर भारत जीतता है तो दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका जीतता है। अब तीसरे मैच की बारी है और जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही है ना, मतलब कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। सैटरडे 6 दिसंबर इंडिया टाइम अनुसार 1:30 PM दोपहर से जो मैच खेला जाएगा डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी ACA-BDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में जो मैच है, इसके हिसाब से किसके पास ज़्यादा बेहतर टीम है। पहले बात तो मैं ये बता दूं, जो अभी 2 मैच खेले गए, एक रांची में, रायपुर में, तो कुछ वैसा विकेट ये भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, क्योंकि इस मैदान पे अभी तक जो 10 मैच खेले गए उसमें से 3 मैच में क्या हुआ, टारगेट डिफेंड, 6 मैच में टारगेट चेज हुआ, 1 मैच में टारगेट टाई रहा। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो चेज ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं आपको आगे बताऊंगा। जो एवरेज स्कोर है 297, 297 रन, मतलब हाई स्कोरिंग मैच। टारगेट चेज की बात करें तो 280 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेंज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें तो 310 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 280 से 310 के बीच में स्कोर होगा तब समझ जाना जो मामला है वो बराबर का आ गया, जो कि चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। बाकी इस मैदान पे जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो भारत ने बनाया था 387 रन। लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 79, जो कि न्यूजीलैंड आउट हो गया था, ऑल आउट हो गया था। वहीं हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो 289 रन, जिसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 2010 में किया था। लेकिन जो एक मैच टाई हुआ था ना, 321 रन, जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना भी स्कोर बना लो, आप सेफ नहीं कह सकते। लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें तो 269, जिसे इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 2016 में किया था। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो जो 10 मैच इस मैदान पे खेले गए, जिसमें से 200 के नीचे बस एक मैच में स्कोर बना। 200 से 249 के बीच में एक ही मैच में स्कोर बना। 250 से 299 के बीच में 5 बार स्कोर बना। 3 बार 300 प्लस स्कोर बना। यानी यहाँ पे 90% जो मैचेस होते हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ का जो पिच है, हम कह सकते हैं हल्का ग्रोस है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ग्रोस है। तो ऐसा नहीं कि गेंदबाजों को बिल्कुल मदद नहीं। शुरू के 4-6 ओवर, क्योंकि ओडीआई में दोनों तरफ से न्यू बॉल यूज होती है तो बॉल जल्दी पुराना होता नहीं, तो 4-6 ओवर या 8 ओवर, मतलब एक बॉल से 2-3 ओवर तेज गेंदबाजों की थोड़ा बहुत स्विंग करता है। लेकिन 6-8 ओवर के बाद जैसे बॉल की साइनिंग खत्म होती है, जो बॉल होता है बैट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है प्रॉपर बैटिंग कंडीशन है। हालांकि बाद में जब बॉल पुराना हो जाता है तो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्पिनर्स गेंदबाजों को मदद करता है। लेकिन जो बाउंड्री लेंथ है वो 57 से 76 मीटर की है। तो यहाँ पे कभी कभी मिस टाइम भी ना बाउंड्री के बाहर छक्के चले जाते हैं, तो इसलिए दबा के चौका छक्का लगता है, छोटी बाउंड्री लेंथ होने की वजह से। इसलिए जो मैच होता है वो हाई स्कोरिंग होता है। तो आज का भी मैच कुछ ऐसा ही हो सकता है। पावर प्ले की बात करें जो 1 से 10 ओवर का होता है, लगभग उसमें 55 से 60 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। बात करें 25 ओवर स्कोर की तो 140 से 150, 40 ओवर स्कोर की बात करें तो 230 से 240, वहीं 50 ओवर स्कोर की बात करें तो 290 से 310 के आसपास देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई पहली इनिंग की कहानी। दूसरी इनिंग में बस इतना होता है कि अक्सर ड्यू आ जाती है। जब ड्यू आ जाती तो आपको पता है पहले इनिंग के मुकाबले दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, इसलिए इस मैदान पर चेज ज़्यादा होते हैं। तो आज के भी मैच में कुछ ऐसा हो सकता है। भारत की बात करें तो 10 मैच इस मैदान पर खेला, जिसमें से 7 मैच जीता, 2 मैच हारा, 1 मैच टाई रहा। हालांकि मैंने उसको भी जीत में दिखा दिया, तो भारत 10 में से 8 जीता, 2 हारा। यानी भारत इस मैदान पे काफ़ी ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंस करता है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इस मैदान पे पहली बार ओडीआई मुकाबला खेलेगा। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो साउथ अफ्रीका का ज़्यादा एक्सपीरियंस इस मैदान पर नहीं है। भारत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका पिछले 2 मैचों में खेल के आया, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खेला नहीं था, लेकिन पिच ऐसी है कि साउथ अफ्रीका को पसंद आ रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा, अब उसके लिए दोनों टीमों के बारे में हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन सी टीम इस पिच के हिसाब से ज़्यादा तैयार है। तो चलो जान लेते हैं। बस उससे पहले आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ना कि ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिसे ओवर में बोलता हूँ विकेट जा सकते हैं, लगभग उसके आसपास विकेट भी चले जाते हैं। 5, 10, 15 ओवरों में जितने रन बोलता हूँ बन सकते हैं, लगभग उसके आसपास रन भी बनते थे। इतनी जबरदस्त अपडेट सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो एक बार ज्वाइन जरूर करना चाहिए। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अफसर क्रिकेटर के नाम पे मेरा टेलीग्राम है। अभी मैच पे वापस आते हैं। अगर भारत में चेंजेस की बात करें
तो देखो एक तो तेज गेंदबाजी में चेंज होना बनता है, लेकिन स्क्वाड में कोई वैसा तेज गेंदबाज है नहीं तो चेंज नहीं होगा। बल्लेबाजी में मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल की जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन कराया जाएगा। चौथे नंबर पे मैं भी ऋषभ पंत या तिलक वर्मा, दोनों में से किसी एक को खिलाया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें, अगर मान लो चेंज नहीं होता, यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा ओपन करने आए, देखो रोहित शर्मा के जो आंकड़े हैं इस मैदान पे काफी ज्यादा कमाल के हैं। 7 मैच में 355 रन बनाए, 1 शतक 2 हाफ सेंचुरी लगाए, 60 का एवरेज है। और फॉर्म जो करंट फॉर्म है रोहित शर्मा की वो भी बहुत अच्छी है। पिछला मैच छोड़ दिया जाए तो लगातार रन बना के आ रहे हैं। सामने जो गेंदबाजी ठीक ठाक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है जिस तरह से पिच बैटिंग के लिए बेहतर है, तो ऐसे में रोहित शर्मा को रोक पाना इतना आसान नहीं है। तो एक बड़ी पारी 80-90 क्या पता शतक वाली रोहित शर्मा के बल्ले से फिर से निकल सकती है। देखो यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे, जो मार्को यान्सन है उनके सामने बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे। शुरू में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पास स्विंग मौजूद है, तो ऐसे में है टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन जो फॉर्म है साउथ अफ्रीका के सामने बिल्कुल बेकार है। पिच बैटिंग के लिए होते हुए भी तो मैं भी यशस्वी जायसवाल ज्यादा अच्छा ना कर पाए। लेकिन अगर ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते हैं तो क्या होगा, देखो जब चौथे नंबर पे खेलते हुए उन्होंने शतक लगा दिया, तो ओपन करते हुए और आसानी के साथ शतक लगा सकते हैं, क्योंकि मजा तो उनको ओपन करते हुए आता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ अगर ओपन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से पिच है, जिस तरह से वो सीधे बल्ले से खेलते हैं ना, तो स्विंग को ट्रैकल कर लेंगे, बाद में रन बनाएंगे, यानी एक बड़ी पारी फिर से हो सकता है शतक ना आए, लेकिन 70-80 तो निकलेगा। अगर चौथे नंबर पे खेलते तब भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहने वाली है। बात करें अगर हम यहाँ पे किंग कोहली, बैक टू बैक 2 शतक। बाकी इस मैदान की बात करें तो 98 का एवरेज है विशाखापट्टनम के मैदान पे। भाई साहब ये एवरेज नहीं है, ये पहाड़ है। ये यही वजह है कि हम इनको किंग कोहली कहते हैं। 7 मैच खेला, 587 रन बनाए, 3 शतक 2 हाफ सेंचुरी, 199 की पारी। मतलब कोई ऐसा मैच नहीं गया जो विशाखापट्टनम में इनको आउट कर पाए। और साउथ अफ्रीका वैसे भी इनको आउट नहीं पा रहा, तो फॉर्म लाजवाब है। मेरे हिसाब से बैक टू बैक तीसरा शतक किंग कोहली के बल्ले से निकलने वाला है। किंग कोहली के बारे में मैं एनालिसिस करूं, मेरी क्या औकात की चलेंगे नहीं चलेंगे, भाई मुझे लगता है सीधा सीधा चलेंगे। अगर चौथे नंबर पर ऋषभ पंत या तिलक वर्मा खेलते तो क्या होगा। देखो ऋषभ पंत की बात करें तो अभी जो टेस्ट हुआ वहाँ पर ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी, और मिडिल में जो पिच होता है बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह से ये उल्टे सीधे शॉट खेलते हैं तो उसमें कभी वाह कभी स्वाहा वाली कहानी हो सकती है। मतलब चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, कभी किस्मत अच्छी हुई चल गए, थोड़ा सा भी किस्मत खराब हुई निकल के। तिलक वर्मा की बात करते हैं, तिलक वर्मा काफी वक्त लेते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, समय देने के बाद फिर रन बनाते थे। ऐसे में तिलक वर्मा खेलेंगे तो मे भी उनकी पारी थोड़ा सा बेहतर आ सकती है। बाकी वॉशिंगटन सुंदर को क्यों खिलाया जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि 60वें गेंदबाज का ऑप्शन है, लेकिन जो भी 2-4-6 ओवर डालते हैं बिल्कुल इफेक्टलेस। उसमें सामने वाली टीम को तो ऐसा लगता है कि भैया लूट लो। 60वें गेंदबाज का मतलब ये नहीं होता कि आके 8-10 ओवर मतलब 2-4 ओवर डाल जाना, उसमें ये होता है कि थोड़ा बहुत तो बढ़िया गेंदबाजी करो जिससे सामने वाली टीम पे थोड़ा सा दबाव पड़े। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर अपनी गेंदबाजी में वो कर नहीं पा रहे, जिस तरह से अफ्रीका की बल्लेबाजी चल रही है, जिस तरह से पिच बैटिंग के लिए कमाल का है। तो आज भी कुछ ऐसा ही होंगे, बल्लेबाजी के 20-25 बॉल खेलते हैं और उसमें 8-10 रन बना के चले जाते हैं, जो सबसे घटिया परफॉर्मेंस मानी जाती है बल्लेबाजों की। कि अगर आपने एक बार वक्त लिया तो आपका फिर काम हो गया कि बड़ी पारी खेल के आओ, अच्छी पारी खेल के आओ, लेकिन वक्त भी लेते हैं और अच्छी पारी भी नहीं खेलते। साल में एक आधा पारी बढ़िया आ जाती नहीं तो उसके अलावा ज्यादा कुछ करते नहीं। तो आज भी कुछ वैसे ही रहेगा, बल्ले और गेंद मुझे लगता है दोनों जगह से फ्लॉप जाएंगे। बाकी कप्तान केएल राहुल की बात करें तो गजब की फॉर्म में लगातार हाफ सेंचुरी लगा के आ रहे हैं, और इस मैदान पे भी जो इनके आंकड़े हैं तगड़े हैं। 2 मैच खेला, 211 बनाए, 1 मैच में हाफ सेंचुरी, 1 मैच में 40 नॉट आउट। मतलब जैसा अभी खेलते हुए आ रहे, क्योंकि नीचे खेलते हैं 32-35 ओवर के बाद आते हैं, लेकिन जिस तरह से वो लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं। डेथ में अफ्रीका की गेंदबाजी उतनी खास है नहीं, और पिच भी कमाल का है बैटिंग के लिए। तो इनका फिर से एक बार बल्ला चलेगा, फिर से एक बार बढ़िया फिनिश करेंगे। रविंद्र जडेजा की बात करें तो गेंदबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। 2 मैच हो गए, दोनों मैच में विकेट लेस गए। हाँ, बल्लेबाजी में फिर भी 30-35 रन बना रहे नीचे आके। तो बल्लेबाजी में जिस तरह से पीछे सपाट है बैटिंग के लिए, और डेथ में अफ्रीका की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो 30-35 रन बल्ले से दिखेंगे। लेकिन गेंदबाजी जो जरूरी है वो थोड़ा सा मतलब फीकी फीकी से नजर आ रही है। जिस तरह से अफ्रीका की बल्लेबाजी चल रही है और जिस तरह से पीछे मुझे लगता है आज भी एक आधा विकेट मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा जड्डू फिर से महंगे जाएंगे। कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव भी गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, मतलब विकेट निकाल ले, लेकिन थोड़ा सा महंगे ये भी हो रहा है। जबकि होता है कि कई सारे बल्लेबाज अफ्रीका के स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से कुलदीप यादव मैं मानता हूँ कमाल के गेंदबाज, काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन जो फॉर्म है वो उतनी अच्छी है नहीं जिस तरह से अफ्रीका की बल्लेबाजी। फिर से एक आधा 2 विकेट कुलदीप को तो मिलेगा। आप देखोगे जो विकेट मिला है अक्सर बाउंड्री
साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज चौका छक्का लगाने के चक्कर में आउट हुए। खैर ये भी कला होती है विकेट निकालने की, तो 1-2 विकेट मिलेगा, लेकिन फिर से कुलदीप यादव महंगे रहेंगे। हर्षित राणा की बात करें, दोनों मैचों में विकेट लिया, लेकिन दोनों मैचों में काफी ज्यादा महंगे भी साबित हुए। मैंने इनको शुरू से बोल रहा हूँ कि ये वो गेंदबाज है जो आपको 10 ओवर में 70-75 रन खाएंगे, लेकिन साथ में 1-2 विकेट लेके आएंगे, क्योंकि ये सारी बॉल ना बाहर बचने के लिए डालते रहे, तो उसमें क्या होता है कि बल्लेबाज अटैक करता है, जब अटैक करता है तो रन पड़ता है, और कभी कभी मिस टाइम हो जाता है तो 1 आधा 2 विकेट हर्षित राणा के खाते में आ सकते हैं। तो मतलब ज्यादा कुछ देखा जाए तो टैलेंट वाली गेंदबाजी नहीं कर पाते। जो पहला ओडीआई था उसमें पहला ओवर के अलावा बाकी के जो ओवर्स डाले हैं 19, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि बचने के लिए टी20 के हिसाब से गेंदबाजी, जो कि ऐसी गेंदबाजी ओडीआई में ज्यादा काम नहीं आती। तो विकेट 1 आधा 2 मिल सकते हैं हर्षित राणा को फिर से, लेकिन फिर से महंगे हो सकते हैं। सेम कहानी है प्रसिद्ध कृष्णा। पिछले मैच की बात करें तो 5 ओवर में 50 रन खा लिए थे, विकेट 2 खाते में थे, लेकिन 5 ओवर में 50 रन, 10 ओवर भी पूरे रन डाले, 70-80 रन खा जाए। तो वही है कि टी20 के हिसाब से अगर आप ओडीआई में गेंदबाजी करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ओडीआई में आपको मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह इनकी जैसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, जैसे आपको वो बनाना पड़ेगा। न्यू बॉल से वो सटीक लाइन लेंथ स्विंग करवाना पड़ेगा, जो कि ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हर बॉल अलग तरीके की, कभी इधर कभी उधर, तो उसमें क्या होता है, रन पड़ता है। हाँ, कभी कभी विकेट मिल जाता है। विकेट तो कभी कभी ऐसे गेंदबाजों को मिल जाता है जो मतलब पार्ट टाइमर भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1 आधा विकेट चटका के 80 रन खा रहे हो तो बहुत अच्छे गेंदबाज हो गए। हाँ, अर्शदीप सिंह देख लो, वो सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, उनकी गेंदबाजी चलती भी है। पिछले मैच में सबसे बढ़िया गेंदबाजी करी, किफायती भी रहे, 1-2 विकेट चटकाए, क्योंकि उनके पास स्विंग है और डेथ में वो वेरिएशन करते हैं बढ़िया। तो अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी चलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करें तो बल्लेबाजी 1 आधा 2 को छोड़कर कमाल की चलने वाली है, खतरनाक चलने वाली है। गेंदबाजी फिर से वही होगा जो अभी तक होते हुए आ रहा है। बीच बीच में विकेट तो निकालते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में छक्के चौके भी बहुत खाएंगे, यानी महंगे साबित होंगे। दूसरी तरफ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका पिछला मैच जीत कर आया, तो मुझे लगता नहीं कोई चेंज करेगा। ओपनिंग जोड़ी वही क्विंटन डिकॉक एंड एडम मार्करम। डिकॉक की बात करें, जब से संन्यास से वापसी करी है ना, तब से अभी तक कोई अच्छी पारी आई नहीं है। आई थिंक 1 शतक मारा था पाकिस्तान के सामने, बाकी ज्यादा कुछ ना कर पाए। लेकिन आपको पता है क्विंटन डिकॉक बड़े बल्लेबाज है, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन जिस दिन लय में आ गए उस दिन कुछ भी हो सकता है। अब बात करें इस पिच पे और जिस तरह से भारत की गेंदबाजी थोड़ा सा बिखरी से चल रही है, तो क्विंटन डिकॉक के पास मौका होगा, क्योंकि एक बार 20-25 की शुरुआत मिलेगी तो आउट करना इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है आज वही कुछ होने वाला है, यानी क्विंटन डिकॉक के बल्ले से शतक आने वाला है, क्योंकि गेंदबाजी भारत की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। बाकी एडम मार्करम लगातार रन बनाते रहते हैं। जिस तरह से पिछे, जिस तरह से भारत की गेंदबाजी है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से मार्करम आउट हो गए। तो यानी मार्करम का भी बल्ला चलने वाला है, 70 शतक नहीं, लेकिन 60-70-80 इनके भी बल्ले से निकलने वाला है। तेम्बा पबूमा की बात करें तो इन्होंने भारत की नाक में दम कर रखा है। इनको बौना क्या बोल दिया, इन्होंने पूरी भारत टीम को ही बौना बना दिया। चाहे फिर टेस्ट की बात करें, ओडीआई में पहला मैच हारे थे, दूसरे में तेम्बा पबूमा एज ए कैप्टन वापस किए, बोले मेरे को बौना बोला था, चल हम तुमको बौना बना देते। और इतना बड़ा टारगेट चेज साउथ अफ्रीका ने अपने घर से बाहर कहीं दूसरी कंट्री में पहली बार किया। और किसके सामने, भारत के सामने, किसके अगुवाई में, तेम्बा पबूमा के अगुवाई में। वो ठीक ठाक इनकी पारी भी थी। हालांकि ओडीआई में कभी चलते कभी नहीं चलते, भारत की गेंदबाजी इतनी भी खराब नहीं है। मुझे लगता है तेम्बा पबूमा ज्यादा अच्छी पारी नहीं खेल पाएंगे। कप्तानी तो अच्छी करते हैं, लेकिन पारी उतनी अच्छी शायद ना आए। बाकी मैथ्यू ब्रिज की बात करें तो यार मतलब एक कमाल के ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब ओडीआई में ऐसा लगता है कि ये आउट होने वाले आए नहीं है। ओपन किया, रन बनाया, तीसरे नंबर पे खेला, रन बनाया, चौथे नंबर पे खेलने को मौका मिल रहा, रन बनाए जा रहे। दोनों मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। और जिस तरह से पिच है बैटिंग के लिए कमाल का, जिस तरह से भारत की गेंदबाजी है बिखरी, तो मैथ्यू ब्रिज को फिर रोकना आसान नहीं होगा। आज के मैच में मुझे लगता है फिर से एक हाफ सेंचुरी आने वाली है। वहीं टोनी डिजोर्जी की बात करें, 2 मैच हुए, दोनों मैच में बढ़िया खेले। पिछले मैच में भले ही जब इंजरी के बाद बाहर गए तब तक तो अच्छा ही खेल लेते, तो टोनी डिजोर्जी के पास भी ठीक ठाक फॉर्म है, क्योंकि एक तो टेस्ट में भी बढ़िया पारी खेली थी और गेंदबाजी भारत की बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। पिच कमाल का, तो टोनी डिजोर्जी का भी बल्ला चलेगा। बड़ी पारी ना है, लेकिन 30-35-40 तो निकलने वाला। डिवॉल्ड ब्रेविस की बात करें तो टी20 में कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन ओडीआई में कहीं पे भी जहां भी गए चले नहीं थे। लेकिन भारत आते ही ओडीआई में भी अच्छा खेलने लगे। भैया ओडीआई में भी टी20 की तरह से खेलते। प्रसिद्ध कृष्णा को एक ही ओवर में 3-3 छक्का पहना देते हैं। तो डिवॉल्ड ब्रेविस ने जिस तरह से लय पकड़ी है ओडीआई में, अगर यही लय चलती रही तो साउथ अफ्रीका से खतरनाक कोई टीम दिखेगी नहीं बल्लेबाजी में। और जिस तरह से यहाँ की बाउंड्री लेंथ छोटी है, इनका तो मिस टाइम भी बाउंड्री के बाहर जाएगा। और जिस तरह से भारत के गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक तूफान एबी डिविलियर्स वाली पारी बेबी डिविलियर्स यानी डिवॉल्ड ब्रेविस के बल्ले से आज के मैच में देखने को मिल सकती है। बाकी मार्को यानसन की बात करें तो क्या खतरनाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहली बार गेंदबाजी में आते तो वहां पे स्विंग करवा के विकेट चटकाते हैं, बाउंसर लगाते हैं, वेरिएशन अच्छी है। तो मतलब हर तरीके से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा महंगे होते हैं क्योंकि यहाँ का पिच ही ऐसा है सपाट,
तो वो 1-2 विकेट तो मार्को यानसन के खाते में आएगा, एक आता न्यू बॉल से, एक आता मिडिल या डेथ में। बाकी साथ में बल्लेबाजी भी काफी ज्यादा सटीक करते हैं, बल्लेबाजी का नंबर आए तो 25-30-35 ताबड़तोड़ भर भी देंगे। यानी मार्को यानसन एज एन ऑलराउंडर बढ़िया परफॉर्म करने वाले। कॉर्बिन बोस की बात करें तो ये भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल की करते हैं। गेंदबाजी की बात करें, कभी विकेट मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन जो इनके लाइन लेंथ रहता है ना काफी सटीक रहता है। तो ऐसे में होता है क्या कि महंगे कम होते हैं। तो आज भी कॉर्बिन बोस की गेंदबाजी वैसा चलेगी, क्या पता एक आधा विकेट भी खाते में आ जाए, साथ में बल्लेबाजी का नंबर आएगा तो आपको पता लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं, आज भी रन बना सकते हैं। केशव महाराज पिछला मैच के लिए विकेट लेस गए, बल्लेबाजी का नंबर आया था, 10-12 नॉट आउट बनाए थे। देखो वैसे केशव महाराज की बात करें तो ज्यादा विकेट मिलता है नहीं, हाँ किफायती रहते हैं लेकिन विकेट उतना नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह का पिच है बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और भारत के बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो उतने किफायती ना रहे, लेकिन विकेट में भी कहीं से एक आता मिल सकता है। बल्लेबाजी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना नीचे आएगा नंबर, हो सकता है नंबर ना आए, अगर आएगा तो 10-15 इनका भी जोड़ लो। बाकी नांद्रे बर्गर लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, यंग है, लेकिन जो न्यू बॉल से स्विंग करवाते हैं ना, इससे भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है। तो क्या पता न्यू बॉल से एक आधा विकेट, मिडिल में भी इनकी गेंदबाजी ठीक ठाक चलती, आउट स्विंग करवाते थे, एक आधा 2 विकेट वहां पे। डेथ में महंगे होंगे लेकिन ओवरऑल एक आधा 2 विकेट निकाल लेंगे। लुंगी एंगडी की बात करें तो ओडीआई में लगातार अच्छी गेंदबाजी करते रहते हैं। देखो ये भी थोड़ा सा T20 की तरह गेंदबाजी करते हैं, इसलिए थोड़ा सा महंगे ये भी होते हैं। जैसे हमारे प्रसिद्ध कृष्णा एंड हर्षित राणा T20 के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, वैसे लुंगी एंगडी, इसलिए अक्सर पिटाई इनकी भी होती है। लेकिन वही चक्कर है कि जब सारी गेंद पर वेरिएशन होगा तो कहीं ना कहीं से एक आधा विकेट 2 विकेट आ जाता है, तो वैसे ही कुछ चलेगी। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे अफ्रीका की बात करें, इनकी भी जो बल्लेबाजी है खतरनाक चलने वाली है। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी इनकी भी थोड़ा सा महंगी चलने वाली थी। यानी अगर हम एनालिसिस करने के बाद देखें तो जो लड़ाई है ना, वो ज्यादा छक्के कौन लगा लेगा, जो 2-4 छक्के ज्यादा लगा लेगा वो मैच जीतेगा, जो 2-4 छक्के कम लगाएगा वो मैच हारेगा। बाकी पिच के हिसाब से देखें तो ओपनिंग जोड़ी लगभग दोनों टीमों की एक जैसी है, एक बल्लेबाज चल रहा था, एक बल्लेबाज फ्लॉप हो रहा है। गेंदबाजी की बात करें तो न्यू बॉल से जो गेंदबाजी है ना, साउथ अफ्रीका की कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारत से बेहतर है, यानी वो ज्यादा अच्छा स्विंग करवाने भारत के मुकाबले। तो इसलिए लगता है कि थोड़ा बहुत न्यू बॉल से जो पिच है ना, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को फेवर कर जाएगा। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे दोनों के पास बल्लेबाजी जो है कमाल की है। गेंदबाजी मुझे लगता है भारत की थोड़ा सा बेहतर है स्पिन गेंदबाजी, लेकिन फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि मिडिल में भी जो मामला है बराबर का है। डेथ की बात करें तो डेथ में जो गेंदबाजी है वो भारत की साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भारत के पास तीनों T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज है। और बल्लेबाजी की बात करें तो लगभग बल्लेबाजी में दोनों के पास डेप्थ है, दोनों के पास अच्छा फिनिश चलता है, तो थोड़ा बहुत भारत को डेथ में गेंदबाजों को जैसे फेवर कर सकता है। लेकिन ओवरऑल पिच के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं कहेंगे भारत बहुत ज्यादा परफेक्ट टीम है, बहुत ही ज्यादा पिच से फायदा उठाने वाला, बिल्कुल नहीं। साउथ अफ्रीका भी इस पिच के हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ी टीम है। तो इस पिच के हिसाब से जो मामला है मुझे बराबर का लगने वाला, जैसा पहला 2 मैच देख के आ रहे हैं ना, बिल्कुल आखिरी ओवर में रिजल्ट है, तो वैसा कुछ हो सकता है। आज भी 350 वाला मैच देखने को मिलेगा, जो रिजल्ट है वो आखिरी के ओवरों में आएगा। बाकी लास्ट 6 मैच के बिहाफ पे कंपैरिजन करें तो भारत ने अपने आखिरी के 6 मैच में 3 मैच जीता, 3 हारा, मतलब 1 जीत का 1 हार रहा है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो आखिरी के 6 मैच में 2 जीता 4 हारा। तो ओडीआई में साउथ अफ्रीका भी बहुत ज्यादा मैचेस नहीं जीता। जो बल्लेबाजी एवरेज है साउथ अफ्रीका का 291 का, भारत का 302 का, तो 8-10 रन का फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 5.78 भारत का है, 5.58 साउथ अफ्रीका का, तो लगभग दोनों के गेंदबाजी एवरेज भी वैसा है। 280, 90, 300 के आसपास दोनों के गेंदबाज रन खाते हैं। बल्लेबाज 300 कभी पहुंचते कभी नहीं पहुंच पाते, इसलिए भारत आखिरी के 6 मैच में 3 जीता 3 हारा। पिछला 2 मैच तो 350 बनाने के बाद एक तो हार ही गया, एक तो हारने वाला था। वहीं इनके भी बल्लेबाज 300 कभी पहुंचते कभी नहीं, तभी 6 में से 2 जीता 4 हारा। तो लास्ट 6 मैच के बिहाफ पे कंपैरिजन भी करें तो यहाँ पे भी लगभग दोनों टीमों की बल्लेबाजी गेंदबाजी एक जैसी ही चल रही है। हेड टू हेड की बात करते हैं, इनके बीच में अभी तक 93 मैच खेले गए। भारत ने 41 मैच जीता, 52 मैच जीता साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका भारत के सामने थोड़ा सा बेहतर ही T20 खेलता है, तभी तो मतलब 93 में से 52 जीता, मतलब 8-10 मैच भारत से ज्यादा ही जीता है। इन इंडिया भारत की सरजमी पे 34 मैच इनके बीच में खेले गए, 19 मैच जीता भारत ने, 15 मैच जीता साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका भारत में आके लगातार मैचेस नहीं हारता। अगर इंडिया एक मैच जीतता है अपने घर में तो अगला साउथ अफ्रीका भी जीत लेता है, तभी 34 में से अगर 19 भारत जीता तो 15 साउथ अफ्रीका। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो भारत ने 3 मैच जीता, 2 मैच जीता साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे भी मामला बराबर का है। यानी अगर आप शुरू से आखिरी तक का देख लो, चाहे करंट परफॉर्मेंस की बात कर लो, हेड टू हेड की बात कर लो, हर जगह दोनों टीमें बराबर की नजर आ रही। मतलब ये जो मैच है वो 50-50 है, 50 भारत के जीतने के चांसेस नजर आ रहे हैं,
50 साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन दो चीजें हैं, पहला, इस मैदान पे जो भारत की परफॉर्मेंस होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती, तभी 10 में से 8 जीता 2 हारा। साउथ अफ्रीका पहली बार इस मैदान पे खेलेगा तो उसके लिए नया है, तो प्लस पॉइंट भारत के लिए एक ही है। और दूसरा, होम कंडीशन में बड़ी मुश्किल से भारत को सीरीज हराना होता है, तो 2 पॉइंट भारत की तरफ जा रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है जो आज का ये मैच है ना, भारत अपने नाम पे कर सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि देखो भैया, टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं कि ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जा सकते हैं, लगभग उसके आसपास विकेट भी चले जाते हैं। 5, 10, 15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बन सकते हैं, लगभग उसके आसपास रन भी बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद मेरा काम चेक करना। अगर आपको सारी अपडेट सही सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, तो आप खुद सोचो कहीं जाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। हाँ, काम पसंद ना है तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन पहले एक बार ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम, फिर जैसा सही लगे वैसा करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की बढ़िया वाली एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।